इजराइल फिलिस्तीन के दोबारा युद्ध का ये 8वें दिन की आपको कहानी बता रहा हूं। कहानी क्या, दस्तावेज, एक एक दस्तावेज किस तरह से, सोचिए, जहां इजराइल अस्पताल जा रहे एम्बुलेंसों को रोक रहा है, लोगों को, यहूदी को जिस तरह से हिटलर ने मारा था उसी तरह से फिलिस्तीनियों को सड़क पर बैठाकर उनसे इजरायली परेड करवा रहा है। लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हितू के जो लड़ाके हैं वो सिर्फ और सिर्फ इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। खुन्नस खाए इजराइल आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध का एक एक अपडेट आप नेशनल दस्तक पर लगातार देख रहे हैं। सोचिए, आईडीएफ ने माना है, खुद इजराइल ने माना है कि गजा की लड़ाई के परिणाम स्वरूप उसके 2 और अधिकारियों की मौत हुई। साथ साथ सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी खुद आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स ने स्वीकार की है। तो सोचिए, धीरे धीरे छनछन कर खबरें सामने आ रही है और सबसे जो भयानक खबर है वो मैं आपको बता दूं, ये डजन ऑफ इजरायली सोल्जर्स आर आइदर डेड और वाउंडेड इन द लेटेस्ट फाइटिंग टू टुक प्लेस इन खान यूनिस, सुजैया, गाजा. Helicopters were seen all day long ferrying fallen IDF personnel to hospital in अस्दोद हॉस्पिटल इन इजराइल. तो सोचिए, ये तस्वीरें जो हेलीकॉप्टर का एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है 8वें दिन इजराइल की कि उसके हेलीकॉप्टर जो है वो शवों को ढो रहे हैं। और इसी का खुन्नस जो है वो इजराइल अब आम फिलिस्तीनी और यहाँ तक कि जानवरों पर भी निकाल रहा है। सोचिए, इजराइल लगातार गुरिल्ला युद्ध में मात खा रहा है और उसकी खुन्नस वो निकाल रहा है आम फिलिस्तीनियों को मारकर। आम फिलिस्तीनियों को नंगा कराया जा रहा है, जिसमें पत्रकार भी हैं जो उसके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो सच्चाई दिखा रहे हैं। और लगातार सोचिए, लगातार किस तरह से इजरायली सेना, पिछले 75 सालों में इतनी इजरायली सेना कभी हताहत नहीं हुई थी। हमास, हिजबुल्लाह और हितू ने लगातार जिस तरह से उस पर हमले किए हैं, ये युद्ध फिलिस्तीन अब जीतने के कगार पर है। युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है कि आम फिलिस्तीनियों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। जैसे भारत और इंग्लैंड के जब युद्ध चल रहे थे, आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, तो लगभग 5 से 10 लाख भारतीयों को मौत के मुंह में अंग्रेजों ने धकेला। लेकिन नतीजा क्या हुआ? भारत को आज़ादी मिली। तो जब इस तरह के जो तानाशाह होते हैं, जो डिक्टेटर होते हैं, चाहे हिटलर था, हिटलर ने कैसे यहूदियों को और दुनिया भर के लोगों को मार गिराया था। उस समय रोम, बर्लिन, टोक्यो पाप की धूरी कहा जाता था। रोम मतलब मुसोलिनी, इटली; बर्लिन मतलब जर्मनी, हिटलर; और उसके बाद पाप, जिसने पर्ल हार्बर पर बम गिराए थे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं और उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। और ठीक उसी तरह से फिलहाल इजराइल एक फरफराता हुआ दीपक है जो लगातार हमले तो कर रहा है, आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है, लेकिन ये मौत उसको अब भारी पड़ रहा है और फिलिस्तीनी जो है वो एकजुट हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलूँगा। सोचिए, पहले अब तक इजराइल ने फिलिस्तीन और हमास को किस तरह से आतंकी संगठन घोषित कर रखा था, और उसके बाद उस पर लगातार दुनिया भर में प्रोपेगेंडा चलाया गया और दुनिया के लगभग देश, भारत तक मान चुका था। भारत के लोगों के दिमाग में, दुनिया भर के दिमाग में मीडिया के जरिए रख दिया गया कि फिलिस्तीन आतंकी है, हमास आतंकी है। जैसे भारत की मनुवादी मीडिया इस देश के बहुजन नेताओं को, लालू यादव, मायावती, सबको करप्ट, भ्रष्ट घोषित कर दिए और हम लोगों ने ही मान लिया और जनता ने उनका साथ छोड़ दिया। अब धीरे धीरे, खैर, जब सोशल मीडिया आया तो परत साफ हो रही है, दोनों तरफ की बातें सामने आ रही। तो पूरी दुनिया में पश्चिमी मीडिया के दम पर, यूरोप और अमेरिका के दम पर इजराइल ने फिलिस्तीन और हमास को आतंकी घोषित कर रखा था। मुझे सामने एक वीडियो आया किस तरह से एक बार यासार अराफात जो फिलिस्तीनी नेता थे और नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, दोनों एक सभा में बैठे हुए थे। वहाँ गोरे पत्रकारों, जैसे भारत के मनुवादी पत्रकार बहुजन नेताओं को करप्ट घोषित करते हैं, लेकिन ये लोग चुप रह जाते हैं और हमारे नेता बोल नहीं पाते हैं। उस समय एक गोरा पत्रकार, बीबीसी का होगा या CNN का होगा, उसने पूछा नेल्सन मंडेला से कि अरे, आपके साथ जो बैठा हुआ शख्स है वो तो आतंकी है, आतंकी गिरोह का सरगना है। तब उस समय नेल्सन मंडेला, सोचिए कितने विजनरी थे,
उन्होंने कहा है कि किसी के गरीबी का सॉल्यूशन न्याय का जस्टिस देना है। जिसको जस्टिस नहीं, आप किसी को रोटी चावल दाल खिला के दान देकर न्याय नहीं दे सकते। न्याय का मतलब है उसको अधिकार देना। उस समय नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ये आपकी नज़र है ना, आप इनको आतंकी कर रहे हैं, हमारा दर्द का रिश्ता है। जैसे हमारे ऊपर जाति रंग के आधार पर भेदभाव हुआ, उसी तरह से इनके ऊपर धर्म की वजह से भेदभाव हो रहा है। जैसे भारत के लोगों पर जाति के आधार पर भेदभाव होता है, लेकिन ये विजन, ये बोलने की हिम्मत जो है वो नेल्सन मंडेला में थी। तो सोचिए, उसी तरह से जो भारत की मीडिया जैसे बहुजनों को बदनाम करता है, उसी तरह से इजरायली मीडिया और पश्चिमी मीडिया ने फिलिस्तीनियों को बदनाम किया। जैसे आज भारत की मनुवादी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ है, जो पहले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ है। तो ठीक ऐसे ही मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट को समझिए। लेकिन 75 साल बाद ये सारी धारणाएं अब टूट रही है। दुनिया में एक भी देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं होता था, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से, एक्स की वजह से, यूट्यूब की वजह से, फेसबुक की वजह से दुनिया को जब सच्चाई पता चली, जब इजराइल का अत्याचार खुलकर सामने आया, तो आज दुनिया के 119 देश पहले और अब 145 देश, और उसमें भारत भी शामिल है, वो फिलिस्तीन, आज़ाद फिलिस्तीन के साथ है। आज दुनिया देख रहा है सोशल मीडिया की वजह से कि कौन अत्याचारी है, कौन आतंकी है, कौन निर्दोषों पर बम बरसा रहा है, किसकी सेना आतंक ढा रही है। जैसे आज भारत में पूरा का पूरा बहुजन समाज देख रहा है कि कैसे उनके नेता, उनके अधिकारी, उनके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर को बदनाम किया जाता है। और कौन है ये मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया। उसी तरह से गोरे मीडिया ने जिस तरह से हम फिलिस्तीन और हमास के साथ किया, जैसे आज भारत की मीडिया उसी तरह से पश्चिम की मीडिया थी। लेकिन जैसे भारत में आज पूरा परसेप्शन बदल गया है, सोशल मीडिया ने पूरा परसेप्शन बदल दिया, उसी तरह से अल जजीरा और सोशल मीडिया ने पूरा परसेप्शन बदल दिया, और आज दुनिया जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और नतीजा क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन, दुनिया जो है वो पूरा तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और जो सोचिए, खाड़ी देश जो कल तक कभी एकजुट नहीं हुए, अमेरिका ने अफगानिस्तान बर्बाद किया, वो चुप रहे। अमेरिका ने इराक बर्बाद किया, वो चुप रहे। लीबिया बर्बाद किया, वो चुप रहे। उसने पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया खाड़ी देशों में, वो चुप रहे। लेकिन अब खाड़ी देश एकजुट है, कतर के नेतृत्व में, सऊदी अरबिया के नेतृत्व में, क्योंकि उनके पास अपनी मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनको सच्चाई पता चल चुका है। और अब धीरे धीरे अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया। और सोचिए, आज फिलिस्तीन के साथ 7 देश उसके साथ युद्ध में शामिल हैं। यमन के लड़ाके, हिजबुल्लाह, लेबनान के लड़ाके, हमास, फिलिस्तीन के लड़ाके, ईरान, जॉर्डन, सीरिया। और खाड़ी देश लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। आज रूस, चीन हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो सोचिए फिलिस्तीन और हमास कितना मजबूत हो गया है। भले आज खाड़ी देश इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जैसे रूस फंस गया है यूक्रेन के युद्ध में, हथियारों की सप्लाई बहुत ज़रूरी थी, और वो हथियार मिलने लगे हैं। और पूरी मदद भी फिलिस्तीन और दुनिया को मिले। और आज दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहां फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन न हो रहा हो और इजराइल के खिलाफ में प्रदर्शन न चल रहा हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भारत के इकलौते कुछ लोग हैं जो इजराइल के साथ हैं, नहीं तो दुनिया भर में इजराइल का किस तरह से खिलाफत हो रहा है, किस तरह से उसके आतंक की लोग कहानियां बता रहे हैं, और सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल है। एक एक फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की हकीकत बयां कर रहे हैं, उसके आतंक की कहानी बयां कर रहे हैं। तो ये लड़ाई आज़ादी की है और फिलिस्तीनियों की आंखों में सपना है। जिस तरह से उनका सब कुछ छीन लिया गया, जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत के लोगों को छीन लिया था, उसके बाद भारत के लोगों ने क्या तय किया कि डू एंड डाई, करेंगे या मरेंगे। उसी तरह से फिलिस्तीनियों ने इसी को अपना आत्मसात कर लिया, और फिलिस्तीन में हमास कभी इतना मजबूत नहीं था। आज हर फिलिस्तीनी हमास के साथ है, और इसीलिए इजराइल की प्रॉब्लम है। हर इजरायली लड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि इजराइल के लोगों को पता है कि ये इजराइल को युद्ध में धकेल दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर पकड़ ढीली हो रही थी, वो चुनाव हारने वाला था, सुप्रीम कोर्ट पर वो शिकंजा कसना चाहता था। महीनों से तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में धकेल दिया ताकि उसकी सत्ता में वापसी हो जाए। इसलिए हर इजरायली तो लड़ने नहीं जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा इजरायली देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। सीमावर्ती इजरायली अपने अपने सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं, लेकिन अब फिलिस्तीनियों ने सर पर कफन बांध लिया है। वो चाहते हैं कि वो इस युद्ध को लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक उनको आज़ादी न मिल जाए।
और सोचिए मलबे में तब्दील हो चुका है गजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है, वहाँ हमास के लड़ाके हैं, वहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, वहाँ यमन के लड़ाके हैं, हुथी लड़ाके हैं। और सवाल है कि जिस हमास के पास, फिलिस्तीन के पास हथियार नहीं था, अब उसके पास हथियारों की कमी नहीं है, उसके पड़ोसी देश उसके साथ है। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि फिलिस्तीन चूंकि मुस्लिम देश है इसलिए खाड़ी देश उसके साथ है, क्योंकि उसका दावा झूठा हो गया है। फिलिस्तीन और हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, वो आज़ादी की लड़ाई लड़े। सोचिए पाकिस्तान के खिलाफ कभी खाड़ी देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान के खिलाफ कभी खाड़ी देश खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। खाड़ी देश कभी भी भारत के मुसलमानों के साथ रहे, वो भारत के मुसलमान खाड़ी देशों में रहते हैं, नौकरी करते हैं। भारत के तमाम मजदूर गरीब खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। भारत का सबसे ज़्यादा बिजनेस पार्टनर खाड़ी देश है। तो ये भी नहीं कह सकते कि खाड़ी देश मुस्लिम होने की वजह से, चूंकि इस्लाम आतंक जो है वो आतंक की जो परिभाषा, अब तक खाड़ी देश चुप था क्योंकि उसको लगता था कि हमास और फिलिस्तीन आतंकवाद तो नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन अब ये बात सब सच के सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इसलिए खाड़ी देश अब अमेरिका के खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है, और ये दुनिया को पता चल गया। रूस भले अपने स्वार्थ में फिलिस्तीन के साथ है, क्योंकि रूस को पता है कि यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिका ने फंसाया, हम उसको फंसाएंगे। चीन भले अपने स्वार्थ की वजह से खड़ा है, क्योंकि चीन को लगता है कि खाड़ी देशों की मदद करेंगे तो पूरा भारत का व्यापार हम उसको हटा देंगे और हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, खाड़ी देशों के साथ भारत का संबंध, क्योंकि पाकिस्तान के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत के मुसलमान भारत के साथ निष्ठा और मजबूती से खड़े हैं, और इसलिए खाड़ी देश भारत के साथ सबसे बेहतर रिश्ते हैं, उसके सबसे शानदार व्यापारिक रिश्ता है। इसलिए खाड़ी देश पर धर्म के नाम पर तो उंगली नहीं उठा सकते हैं। दरअसल पूरी दुनिया को पता चल गया है कि हमास और फिलिस्तीन मजबूर है, उनके देश पर कब्जा किया गया है, उनके देश को इजराइल कब्जा करना चाहता है। और अब दुनिया चाहती है कि 1848 में 75 साल हो गए। 1948 में जो समझौता हुआ था, एक फिलिस्तीन होगा, एक इजराइल होगा, और जेरूसलम जो है वो इंटरनेशनल बॉडी टेरिटरी होगा, उसको लागू किया जाए। और हर फिलिस्तीनी की आंखों में अब आज़ादी का सपना है, और वो इस सपने के साथ बड़े हो रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो फिलिस्तीनियों को जितना गंवाना था वो गंवा चुके हैं। अब बारी इजराइल की है, और ये युद्ध देर सवेर ही सही इजराइल को हारना पड़ेगा। इस युद्ध में अब इजराइल की यही जिद है कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे, लेकिन बचना तय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से हिटलर का अंत हुआ था, हिटलर की दुर्गति हुई थी, बेंजामिन नेतन्याहू की वही दुर्गति होगी। या तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, या फिर इजरायली लोग ही उसे सजा देंगे, क्योंकि इजरायली आम नागरिक जो हैं उनको लगता है कि उनको जानबूझकर युद्ध में धकेला गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक समय आएगा जब फिलिस्तीन और हमास आबाद होंगे, गजा आबाद होगा, वेस्ट बैंक आबाद होगा, लेकिन पूरी दुनिया के नक्शे पर इजराइल को ऐसे याद किया जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू को। जर्मनी को आज लोग भूल चुके हैं, जर्मनी को बेहतर मुल्क बन चुका है, लेकिन हिटलर को सदियां, जब तक मानवता रहेगी उसको कोसा जाएगा। जब तक इंसानियत रहेगी, बेंजामिन नेतन्याहू को एक डिक्टेटर, हत्यारा, खूनी के तौर पर कोसा जाएगा, और शायद ही इतिहास उसे कभी माफ़ कर पाए। लेकिन इस युद्ध में फिलिस्तीन की जीत होगी, हमास की जीत होगी, जैसे अफगानिस्तान की जीत हुई, जैसे इराक से अमेरिका को जाना पड़ा, लीबिया से जाना पड़ा, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में, धरती पर युद्ध में इजराइल फिलिस्तीन और हमास का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़ी है। तो 8वें दिन का अपडेट है। लगातार जहां आम नागरिकों को, इजरायली फौज जो है वो आम नागरिकों को मार रहा है, बमबारी कर रहा है, वहीं हिजबुल्लाह और हमास जो हैं वो सिर्फ इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है। जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा हम आपको रोज अपडेट देते रहेंगे। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।